हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर के अंदर क्लास 10th और क्लास 12th के सभी सेशन 21 एंड 22 के बच्चों के लिए अपने पैटर्न को चेंज करा है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या वो चेंजेस हैं और किस तरह से आपको अब आगे अप्रोच करना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। बात आती है कि सीबीएसई ने पैटर्न में चेंज क्यों करा है। लास्ट ईयर जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे ड्यू टू कोविड। सीबीएसई को लगता है कि अगर यही हालात कोविड के चलते रहे और इस साल के बच्चों के भी फाइनल एग्जाम्स अगर नहीं हो पाए तो ऐसे में सारा का सारा दामोदर फिर से इंटरनल मार्क्स पर ही आ जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सीबीएसई ने एक जो नया तरीका निकाला वो ये कि पहले बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस पढ़ाया जाए और उस 50% सिलेबस का एग्जाम हो जाए और उसके बाद रिमेनिंग 50% सिलेबस पढ़ाया जाए और फिर उस 50% सिलेबस का एग्जाम हो जाए। यानी कि आपके एग्जाम साल में अब 2 बार कंडक्ट होंगे। जिस तरह से कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर सिस्टम होता है उसी तरह से अब आपके एकेडमिक सेशन यानी कि 21 एंड 22 सेशन के अंदर भी 2 बार आपके एग्जाम्स करवाए जाएं, सो दैट अगर कोई भी आगे चलकर कॉन्टिजेंसी होती है कोविड को लेकर या एग्जाम नहीं हो पाए या कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम नहीं हो पाया तो उस केस में सीबीएसई के पास बच्चों का कोई ना कोई असेसमेंट होगा जिसके आधार पर फिर आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा इस सर्कुलर में जो स्पेशल स्कीम सीबीएसई ने हमको बनाकर दी है उसकी। तो इस स्कीम के अंदर अगर हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखें तो इसमें लिखा है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इन 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। इसका मतलब यह है कि सीबीएसई अपनी गाइडलाइन के तहत जो एग्जाम्स लेगा उस एग्जाम को भी वो 50% सिलेबस को डिवाइड करके ही लेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहले एग्जाम में शायद सिलेबस ज्यादा आए और दूसरे एग्जाम में सिलेबस कम आए या वाइस वर्सा। दोनों ही टर्म के एग्जाम में आपका सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली 50% में डिवाइडेड होगा। अब यहां पर एक गौर करने वाली बात को आप यहां पे पढ़ना। The syllabus for the academic session 21-22 will be divided into 2 terms by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics by the subject experts। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटेंसी की अगर बात करूं तो अकाउंटेंसी जैसा कि आप जानते हैं 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स को अगर मुझे 50 में कट करना हो तो 40 मार्क्स बन जाएगा टर्म 1 का और 40 मार्क्स बन जाएगा टर्म 2 का। अब टर्म 1 के जो 40 मार्क्स होंगे वो इस बात का ध्यान रखते हुए बनाएंगे एक्सपर्ट्स कि वो 40 मार्क्स एक सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो या वो 40 मार्क्स बिल्कुल कंटिन्यूएशन में हो या वो 40 मार्क्स का आपस में कॉन्सेप्ट्स का इंटरकनेक्शन हो। उदाहरण के तौर पर वो 40 मार्क्स के अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि 2 टॉपिक्स दे दिए कैश फ्लो और रेशियोज के और 2 टॉपिक दे दिए पार्टनरशिप के कुछ डेथ और डिसोल्यूशन। नहीं, हो सकता है कि 40 मार्क्स जो आपके टर्म 1 के बने वो उसमें पूरी की पूरी अपनी वॉल्यूम 1 को कवर कर लें, यानी कि जिसमें आप एनपीओ और पूरा पार्टनरशिप कवर करके चल सकते हो। और टर्म 2 के अंदर हो सकता है पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स और थर्ड बुक भी क्योंकि कंपनी से ही रिलेटेड है यानी कि वहां पर इंटरकनेक्टिविटी है तो आपका टर्म 2 के अंदर पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स एंड थर्ड बुक 40 मार्क्स का कवर हो सकता है। यानी कि जो भी टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस का डिवीजन होगा वो एक्सपर्ट्स के द्वारा करा जाएगा और वो इस बात को ध्यान में रखकर होगा कि उसमें जो टॉपिक्स होंगे टर्म 1 के वो आपस में लिंक्ड होने चाहिए या टर्म 2 के आपस में लिंक्ड होने चाहिए और ये अप्रोच सभी सब्जेक्ट में फॉलो की जाएगी। इसके बाद दूसरे पॉइंट में अगर हम पढ़ें तो दे रखा है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 21। इस बात को ध्यान से समझना। इस लाइन का यह मतलब है कि लास्ट ईयर जैसे सिलेबस के अंदर 30% रिडक्शन करा गया था क्योंकि बच्चे को पूरा समय नहीं मिला था पढ़ाई करने पर, तो हो सकता है इस साल भी आपके सिलेबस को उसी पैटर्न को रैशनलाइज करते हुए इस साल भी कुछ रिडक्शन करा जाए, लेकिन उसके बारे में सीबीएसई नोटिफाई करेगी आपको जुलाई में। यानी कि इस महीने के अंत तक आपके पास पता लग जाएगा, आपको खबर मिल जाएगी कि सीबीएसई ने क्या चेंज करा है सिलेबस में, क्या कोई रिडक्शन करा है या क्या कोई मॉडिफिकेशन करा है। तो इस पॉइंट पर अभी हम कोई भी एक्सपर्ट कमेंट नहीं दे सकते कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, कौन से टॉपिक हटेंगे, लास्ट ईयर वाला ही सेम टॉपिक हो जाएगा क्या, ऐसा हम अभी कुछ नहीं कह सकते।
और इसके बाद स्कूल को यह बोला है, हाउएवर स्कूल्स विल फॉलो द करिकुलम एंड सिलेबस रिलीज्ड बाय द बोर्ड वाइड सर्कुलर नंबर ये सो एंड सो डेटेड 31 मार्च। यानी कि जो सीबीएसई ने इस साल का नया सिलेबस लॉन्च करा था, जो बेसिकली पूरा कंप्लीट है, तो फिलहाल स्कूल्स को यह एडवाइस दी गई है कि उसी सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को पूरा ही सिलेबस अभी पढ़ाएंगे। और इसका पॉइंट नंबर 3 जो आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये, efforts will be made to make internal assessment practical project work more credible and valid as per the guideline and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। सीबीएसई ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि बच्चों का समय समय पर इंटरनल असेसमेंट होता रहे, यानी कि हो सकता है एक टॉपिक खत्म हो और आपके स्कूल में एक यूनिट टेस्ट हो जाए, या हो सकता है आपके प्रोजेक्ट वर्क को जल्दी आपसे सबमिट करवा लिया जाए, सो दैट आपके कुछ ना कुछ इंटरनल के मार्क्स भी स्कूल रिकॉर्ड में चढ़ते रहेंगे और वो स्कूल सीबीएसई के पोर्टल पर आपके डिटेल को अपलोड करता रहेगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा पूरा का पूरा स्पेशल स्कीम है जो सीबीएसई ने इस पॉइंट में निकाला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस सर्कुलर का पॉइंट नंबर 3 जिसमें हमको डिटेल्स दे रखी हैं। इसका एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले लिखा है स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड, यानी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी टिल द टाइम ऑफलाइन क्लासेस खुलने की परमिशन ना मिल जाए। इसके अलावा क्लास 9th 10th और क्लास 11th 12th के लिए दोनों के लिए लिखा है कि इंटरनल असेसमेंट को थ्रू आउट द ईयर करते रहें, यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो और उसके बाद उसी टॉपिक का स्कूल में आपका एक यूनिट टेस्ट रख दिया जाए, ताकि आपके छोटे छोटे इंटरनल मार्क्स जुड़ते रहेंगे और स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल द असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस इन डिजिटल फॉर्मेट। आपके हर यूटी में या हर पीरियोडिक टेस्ट में या हर किसी भी इंटरनल असेसमेंट में जो भी मार्क्स आए हैं, स्कूल उसको रिकॉर्ड करेगा अपने पास डिजिटल फॉर्मेट में। सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। स्कूल आपके वो सारे इंटरनल मार्क्स को सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड कर देगा एंड इंटरनल असेसमेंट जो सभी सब्जेक्ट के होंगे उसको सीबीएसई सिलेबस डिवाइड करके लॉन्च करेगा कुछ दिनों के बाद। यानी कि अभी से इस पर कोई भी टिप्पणी करना मुश्किल है कि क्या सिलेबस होगा, तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि वो हम खुद रिलीज करेंगे अभी कुछ समय के बाद। और लास्ट लाइन जरूर पढ़ें, द बोर्ड वुड ऑल्सो प्रोवाइड additional resources like sample assessment, question bank, teacher training, etc. for more reliable and valid internal assessments। तो सीबीएसई अपना सारा मटेरियल, सारा रिसोर्स खुद दिखाएगा बच्चों को। तो सीबीएसई अपना सारा इंटरनल असेसमेंट करने के लिए मटेरियल, बच्चों के लिए सैंपल पेपर्स या सैंपल क्वेश्चंस खुद ही समय आने पर लॉन्च कर देगा। तो इसीलिए ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चेंज से अभी बिल्कुल मत घबराना, ये मत सोचना कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उस पॉइंट पर मैं वीडियो के अंत में आऊंगा। लेकिन ध्यान रखें कि सीबीएसई समय आने पर अपने आप सारे रिसोर्सेज लॉन्च कर देगा। अब आते हैं इस सर्कुलर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी बातें यहां पर दे रखी हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले सीबीएसई ने मेंशन करा है कि जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर दिसंबर के महीने में होगा, जिसकी विंडो पीरियड होगी 4 से 8 हफ्तों की। 4 से 8 हफ्ते का मतलब हो गया 1 से 2 महीना। तो हो सकता है नवंबर से आपके नए एग्जाम्स की डेट शीट आ जाए टर्म 1 की, और हो सकता है किसी किसी स्कूल में वो डेट शीट दिसंबर तक हो। तो नवंबर से लेकर दिसंबर के ये जो 8 हफ्तों की विंडो पीरियड होगी, आपके टर्म 1 के एग्जाम्स इसी विंडो पीरियड के दौरान लिए जाएंगे। वो एग्जाम आपके ही स्कूल में होंगे और जिसकी डेट्स आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि वो टर्म 1 का एग्जाम जो होगा वो कैसा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, द क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यू। क्वेश्चन पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस या असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे। और ये टेस्ट जो आपका होगा ये होगा 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का, यानी कि 90 मिनट का। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना टर्म 1 का ही सिलेबस कवर किया जाएगा। It will cover only the rationalized syllabus of term 1। और मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 अभी तक रिलीज नहीं करा है सीबीएसई ने, तो इसको लेकर अभी से आप एंजाइटी मत रखना कि वो क्या होगा। जो भी होगा समय आने पर हमें पता लग जाएगा। बट ये जरूर मेंशन लिखा है अप्रॉक्स 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो अगर हम अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर पूरा पेपर 80 मार्क्स का होता है तो टर्म 1 में आप मानो कि 40 मार्क्स की वेटेज ही होगी, 50% सिलेबस ही वहां पर होगा।
आपका क्वेश्चन पेपर सीबीएसई आपके स्कूल तक पहुंचा देगा और मार्किंग स्कीम के साथ पहुंचा देगा। और इन एग्जाम्स को कंडक्ट करने के टाइम पर कोई एक्सटर्नल सुपरवाइजर भी आपके स्कूल में मौजूद रहेगा। अब यहां पर एक पॉइंट बड़ा ही अच्छा दे रखा है, द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट। मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूं कि आखिर ये OMR शीट होती कैसी है। पहले ये डेमो देखते हैं, फिर मैं आगे का सर्कुलर डिस्कस करूंगा। OMR शीट एक इस तरह की शीट होती है जिसमें हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD, उसका एक सर्कल हमको यहां पर ब्लैंक फॉर्म में दे रखा होता है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर करना पड़ता है वो अगर आपको लगता है C ऑप्शन सही है तो आप उसमें C ऑप्शन के गोले को कलर कर देते हैं। इस तरह से आपको OMR शीट को फिल करना पड़ता है। इस फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि D ऑप्शन है तो आप उसके D ऑप्शन पर गोले को फिल कर देते हैं। इस तरह की शीट को OMR शीट बोला जाता है। आमतौर पे ये शीट इस्तेमाल की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, मेरी सलाह यहां पर यह है, क्योंकि आपको पता है कि टर्म 1 के एग्जाम आपके OMR शीट पर ही होंगे फॉर श्योर, और आपको 90 मिनट्स में इस शीट को ही गोले लगा लगा कर भरना है, तो उसकी प्रैक्टिस आप आज से कर सकते हैं। यह है प्रोएक्टिव अप्रोच। मैंने OMR शीट्स का डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली OMR शीट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि जब भी अब आप कोई भी MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर में, चाहे होमवर्क के हों चाहे प्रैक्टिस के हों, तो हमेशा ये हैबिट डालें कि अब टर्म 1 तक की प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस की आप कैसे करेंगे, OMR शीट को भर के। तो इससे आपको एग्जाम में अनोखा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या नया कर रहा हूं, आपको पहले से आदत होगी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, बच्चे OMR शीट जब डायरेक्टली एग्जाम में भर रहे होते हैं, उससे पहले उनको एक्सपोजर नहीं होता OMR शीट का, तो कई बार गोले में सर्कल करने में, फिल करने में कभी बाहर निकल गया, कभी वो ज्यादा भर गया, कभी फिर रबिंग हो रही है, इस तरह से टाइम वेस्ट होता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस OMR शीट को भरने की अभी से कर सकते हैं। अब आते हैं सर्कुलर के पॉइंट नंबर 5 पे, यानी कि आपका जो टर्म 2 का एग्जाम होगा, या जिसको आप ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। ईयर एंड एग्जामिनेशन के बारे में बोर्ड ने मेंशन करा है कि ये एग्जाम जो होगा ये आपका सिर्फ टर्म 2 के ही सिलेबस के हिसाब से होगा, यानी कि उसमें आपके टर्म 1 का सिलेबस नहीं आएगा। तो जो भी आप टर्म 2 में पढ़ेंगे वही आपके ईयर एंड यानी कि टर्म 2 एग्जामिनेशन में आएगा, और वो भी वही अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस के आसपास का ही टर्म 2 का सिलेबस होगा। तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि पूरे सिलेबस को टर्म 1 में अलग और टर्म 2 में अलग डिवाइड कर देंगे, और टर्म 2 के एग्जाम में आपका सिलेबस सिर्फ टर्म 2 वाला ही आएगा। और ये एग्जाम होंगे मार्च अप्रैल के महीने में, जिसमें आपको फिर से एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा और अपने एग्जाम को देना पड़ेगा। बात करें पेपर की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पेपर होगा ये आपका होगा 2 घंटे का। याद रखना, टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन था वो था 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट्स का, पर ये जो आपका एग्जाम होगा टर्म 2 का, ये होगा 120 मिनट्स का यानी 2 घंटे का। और सबसे मजेदार बात यहां पे पढ़ना, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के होंगे, यानी कि केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। यहां पर आप ये नहीं सोच सकते कि खाली MCQ क्वेश्चन ही हमें पढ़ने हैं। तो टर्म 2 का जो सिलेबस होगा उसको आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसकी सारी अप्रोच के बारे में मैं वीडियो के एंड में भी डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो का एंड पार्ट बड़े ध्यान से सुनना। अब टर्म 2 को लेकर एक अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्या पता टर्म 2 एग्जामिनेशन के टाइम पर हालात ऐसे ना हो कि आपके फिजिकल एग्जाम सेंटर पर जाकर करवाए जाए 2 घंटे के। तो उस केस में बोर्ड ने यह भी मेंशन करा है, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also। यानी कि आप जब टर्म 2 की तैयारी करोगे तो आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी तो करनी ही करनी है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ सकता है कि अगर वो सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हो पाया तो बोर्ड टर्म 2 के लिए भी 90 मिनट का MCQ बेस्ड पेपर ले सकता है। तो टर्म 2 की तैयारी जो है वो बड़ी क्रूशल है। मैं एक छोटा सा आपको डेमो दिखाना चाहता हूं केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का। इसके रिसोर्स CBSE ने ही अपनी वेबसाइट पर दे रखे हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको दिखाना चाहता हूं अकाउंटेंसी का और इकोनॉमिक्स का कि किस प्रकार के केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या MCQ में वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अब केस स्टडी के डेमो के लिए मैंने पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लिया है। इकोनॉमिक्स के अंदर यहां पर जैसे कि एक केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी का मतलब
क्वेश्चन के अंदर हमको एक पैराग्राफ दे रखा है जिसको हमें पहले पढ़ना पड़ता है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि बच्चा सोचता है कि एमसीक्यू का मतलब है कि हर क्वेश्चन बस एक ही नंबर का आएगा। ऐसा नहीं है। ये केस स्टडी जो आप देख रहे हो बड़ी सी, आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक बारीकी पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो 4 नंबर होंगे वो आपके इसी केस स्टडी पर बेस्ड होंगे। कैसे? इस कहानी के नीचे क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर उसी केस स्टडी से निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर उसी केस स्टडी से निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, जिसमें हो सकता है वो ऑप्शंस दे दे आपको, जिन ऑप्शंस को आप फिल करके अपना पूरा आंसर भर सकते हो। देन इसके बाद इसी तरह देखिए आप केस स्टडी नंबर 2, तो आपको केस स्टडी नंबर 2 को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा पढ़ने के बाद पूरा समझना पड़ेगा, और इस केस स्टडी के आधार पे वो नीचे फिर से देखो आपको 4 क्वेश्चन चिपका देगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है एक इकोनॉमिक्स का डेमो केस स्टडी का फॉर्मेट। अब आते हैं कि क्या केस स्टडी अकाउंटेंसी में भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और होगी ही, जो बोर्ड्स ने मेंशन करा है। तो जैसे एक और डेमो आप देख सकते हो, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर, इसमें भी हमें एक केस स्टडी दे रखी है, यानी कि हमको एक कहानी दे रखी है, जैसे कि ये कहानी पार्टनर्स को रिलेटेड दे रखी है। तो इस केस स्टडी के बाद आप फिर से देखोगे कि हमको 4 नंबर जो मिलेंगे वो उन छोटे छोटे 4 क्वेश्चनों के मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो यानी कि पॉइंट यहां पर यह है कि जो आपको तैयारी करनी है एमसीक्यू की भी या अपने टर्म 2 के सब्जेक्टिव पेपर की भी, उसको इस ध्यान में रखकर करनी पड़ेगी कि आपको केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि खाली आप ऊपर ऊपर से पढ़कर रटकर काम नहीं चला पाओगे, आपको हर टॉपिक की समझ होनी चाहिए, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बनाए जाते हैं। कुछ भी रैंडम नाम ले लेंगे, कुछ भी रैंडम कहानियां बना देंगे, लेकिन वो कहानी, वो नाम जुड़कर किस कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं, ये आपकी सही समझ ही आपको बता पाएगी। तो रटने का टाइम अब गया और चीजों को समझ के पढ़ने का टाइम आ गया। अब आते हैं इस सर्कुलर के लास्ट पॉइंट पर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर सीबीएसई ने 4 अलग अलग सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करा है। सी, फ्यूचर एक अनसर्टेन इवेंट है जिसके बारे में ना तो हम जानते हैं ना सीबीएसई जानता है। तो उन्होंने 4 अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट कर लिए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, एंड सो ऑन। तो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले जो सिनेरियो है वो आपके लिए बहुत ही एक सिंपल और फेवरेबल सिनेरियो है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर। अगर आप अपने स्कूल और सेंटर जा पा रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो बोर्ड दोनों ही टर्म्स को एज यूजुअल तरह से कंडक्ट करेगा, जिसमें थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। यानी कि टर्म 1 40 मार्क्स, टर्म 2 40 मार्क्स। तो अगर आपका 80 मार्क्स टोटल पेपर होता था, वो अब टर्म 1 में 40 और टर्म 2 में 40 का होगा, और आप दोनों ही एग्जाम्स देने एग्जामिनेशन सेंटर पर जा पाओगे। तो केस 1 है बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो का। अब आते हैं सिनेरियो 2 पर। सिनेरियो 2 पर यह माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक तो शायद स्कूल ना खुलें या आप स्कूल ना जा पाओ, यानी कि आपकी पढ़ाई स्कूल के द्वारा इतनी अच्छी ना हो पाए, लेकिन टर्म 2 तक हालात सुधर गए और आप अपने स्कूल भी जा पाए और टर्म 2 के एग्जाम भी दे पाए। उस केस में क्या करेगा सीबीएसई? बड़े ध्यान से सुनना। Term 1 MCQ based examination would be done by students online or offline from home. In this case, the weightage of this exam for the final score would be reduced. यानी कि जो नॉर्मल सिनेरियो में टर्म 1 की वेटेज थी 50%, टर्म 2 की वेटेज थी 50%, और दोनों को मिलाकर आपका फाइनल स्कोर बनाया जाता, लेकिन अगर टर्म 1 के एग्जाम ही नहीं हो पाया और आपके स्कूल ही नहीं खुल पाए नवंबर दिसंबर तक, तो टर्म 1 की वेटेज को रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब आपके मन में हो सकता है ये सवाल आए कि सर कितना रिड्यूस करेंगे? क्या उसकी वेटेज 20% लेंगे और टर्म 2 की वेटेज 80% लेंगे, या टर्म 1 की वेटेज 10% लेंगे और टर्म 2 की 90% लेंगे? तो इसका अभी कोई रैशनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसके बारे में सीबीएसई समय आने पर खुद ही नोटिफाई कर देगा। लेकिन हाँ, जहां तक आप समझ सूझबूझ की बात करो,
तो टर्म 1 का वेटेज 50 से घटाकर कम से कम 30% या 20% तक तो लाया ही जाएगा, और टर्म 2 की वेटेज को बढ़ाकर 70 to 80% तक ले जाया जाएगा। तो अगर ऐसे हालात बने कि नवंबर दिसंबर तक आप स्कूल ही नहीं जा पा रहे हो और आपके घर से ही ऑनलाइन एग्जाम हो गए, तो उस केस में टर्म 1 की वेटेज को घटाकर ज्यादा वेटेज टर्म 2 को दे दी जाएगी। इसके बाद सीबीएसई ने सिनेरियो 3 का डिस्कशन करा है, जिसमें सिनेरियो 2 का बिल्कुल ही उल्टा है। यानी कि क्या पता हालात अभी तो अच्छे हों और आप अभी स्कूल जा रहे हों और आपने टर्म 1 के एग्जाम्स भी अच्छे से दे दिए, परंतु उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में कुछ ऐसे हालात बने कि आपका फुल क्लोजर हो गया और ना ही आप एग्जाम देने जा पा रहे हो स्कूल, और स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए। तो उस केस में अप्रोच क्या होगी? वेरी सिंपल, जो हमने केस 2 में करा था वही अप्लाई करेंगे केस 3 में भी। यानी कि जिस एग्जाम को आपने प्रॉपरली दिया, टर्म 1 के एग्जाम को, उस टर्म 1 के एग्जाम की वेटेज को ज्यादा ले लिया जाएगा, और टर्म 2 जो आप ढंग से नहीं दे पाए, स्कूल में जाकर नहीं दे पाए और शायद आपने घर से ही दिया हो, तो उसकी वेटेज को काफी कम कर दिया जाएगा। तो पॉइंट यहां पर यह है कि अगर स्कूल खुल जाते हैं और सब कुछ हालात सामान्य हो जाते हैं तो वेटेज उस एग्जाम की ली जाएगी, और अगर स्कूल नहीं खुलते और आप उन एग्जामों को स्कूल जाकर नहीं दे पाते और घर से ही ऑनलाइन देते हो, तो फिर ऐसे केस में उस एग्जाम की वेटेज घट जाएगी। और आते हैं चौथे सिनेरियो पर, जो भगवान ना करे कि हो, जिसमें अगर ऐसे हालात बन गए कि याति, और अब आते हैं चौथे और आखिरी सिनेरियो पर, जो भगवान ना करे कि हो, जिसमें ऐसे हालात बन गए कि आप ना तो टर्म 1 के एग्जाम ढंग से दे पाए, ना आप टर्म 2 के एग्जाम ढंग से दे पाए। यानी कि स्कूल प्रॉपरली खुल ही नहीं रहे और हालात ऐसे हैं कि आप कोई भी एग्जाम स्कूल जाकर दे ही नहीं पाए और दोनों ही एग्जाम्स आपने घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन दे दिए। तो उस केस में फिर क्या होगा? उस केस में रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन क्लास 10th या 12th, जो भी है, सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन एंड अदर मेजर्स टू इंश्योर वैलिडिटी। यानी कि जिस तरह से रिजल्ट इस साल के बच्चों का बनाया गया, कुछ फिर उसी तरह से रिजल्ट आपका भी बनाया जाएगा। तो यह है चौथा केस कि इन केस अगर ना ही टर्म 1 और टर्म 2 तक स्कूल खुल पा रहे हैं, आप स्कूल जा पा रहे हो और हालात ऐसे नहीं हैं और आपके एग्जाम घर से ही करवाए जा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट आपका सारी चीजों को मिला जुलाकर बनाया जाएगा। तो अगर पूरे डिस्कशन का मैं एक समअप बनाऊं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि टर्म 1 जो होगा वो हमारा होगा नवंबर दिसंबर के महीने में, टर्म 2 जो होगा हमारा वो होगा हमारे मार्च और अप्रैल के महीने में, टर्म 1 का जो पेपर होगा वो होगा 90 मिनट्स का, जबकि टर्म 2 का जो पेपर होगा वो होगा 120 मिनट्स का। टर्म 1 वाला पेपर एमसीक्यू बेस्ड हमें ओएमआर शीट में भरना पड़ेगा, जबकि टर्म 2 का पेपर जो होगा उसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन को हमें पढ़ना समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड और इवन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सिलेबस की बात करें तो टर्म 1 के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली आधा ही सिलेबस होगा और टर्म 2 के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली आधा ही सिलेबस होगा, और वो कितना होगा, कैसा होगा, उस पर बोर्ड अपने समय आने पर हमें खुद बता देगा, तो आप उसको लेकर अभी परेशान मत होना। बात करें अलग अलग सिनेरियोज की जो हो सकते हैं, उस पर सीबीएसई ने 4 सिनेरियोज हमारे साथ डिस्कस करे हैं। सिनेरियो नंबर 1 में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम बिल्कुल आसान तरीके से हो जाते हैं, हालात बिल्कुल सामान्य है, तो आपका रिजल्ट भी दोनों को मिलाकर इक्वली फाइनल बन जाएगा। केस 2 में हो सकता है कि आप टर्म 1 के एग्जाम तो अच्छे से दे दो, स्कूल खुल जाएं, लेकिन टर्म 2 तक हालात इतने बिगड़ जाएं कि आप टर्म 2 के एग्जाम देने स्कूल ना जा पाओ। तो उस केस में बोर्ड ने मेंशन करा है कि जो ज्यादा वेटेज दी जाएगी आपके रिजल्ट में, वो टर्म 1 के एग्जाम को दी जाएगी और टर्म 2 के एग्जाम की वेटेज को कम कर दिया जाएगा, जो लॉजिकल भी है। इसी तरह थर्ड सिनेरियो में उल्टा केस है कि आप अगर टर्म 1 के एग्जाम नहीं दे पाए स्कूल जाके अच्छे से, पर हालात जनवरी में सही हो गए और आपने टर्म 2 के एग्जाम स्कूल जाकर अच्छे से दे दिए, तो उस केस में सीबीएसई आपकी वेटेज टर्म 2 की ज्यादा बढ़ा देगा। तो आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा उसमें टर्म 2 की वेटेज ज्यादा ली जाएगी और टर्म 1 की वेटेज कम ली जाएगी। और भगवान ना करे चौथा सिनेरियो अगर ऐसा हो जाए कि ना ही आप टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम को स्कूल जाकर प्रॉपरली दे पाओ, तो उस केस में फिर सीबीएसई बिल्कुल इसी साल की तरह ही आपके रिजल्ट को इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी मार्क्स जो भी होंगे उसको मिलाकर आपका रिजल्ट प्रिपेयर करेगा। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके मन में भी तरह तरह के सवाल होंगे, आपके मन में भी एंजाइटी होगी और आपको भी लग रहा होगा कि अब मैं क्या पढूं, क्या ना पढूं, कैसे पढूं, कौन से क्वेश्चन पढूं, कौन से क्वेश्चन ना पढूं।
तो मैं वंस एंड फॉर ऑल इस बात को क्लियर कर रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनना कि आप किसी भी तरह से अपने पढ़ाई के पैटर्न को चेंज नहीं करोगे। यानी कि आप ऐसा नहीं सोचोगे कि अब तो चलो टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करता। मैं इसका रीजन देता हूं, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस के अंदर से ही एमसीक्यू बनाकर एग्जाम में दिए जाते हैं। इसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने जो प्रैक्टिस करे थे लास्ट ईयर भी, और हमारे पास ऐसा बहुत सारा कंटेंट होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें बड़े क्वेश्चंस के अंदर से ही छोटे छोटे एमसीक्यू बनाते हैं। और मैंने आपको डेमो भी दिखाया था केस बेस्ड क्वेश्चंस का, तो उसमें क्वेश्चन जो होता है वो होता बड़ा ही है, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे 4 पार्ट्स होते हैं जिनका आंसर आपको देना पड़ता है। तो कई बार बच्चे की अप्रोच ही गलत हो जाती है, वो सोचता है कि मुझे तो बड़े की प्रैक्टिस ही नहीं करनी, छोड़ो ये थोड़ी ना आएगा, और वो सिर्फ किताब के छोटे क्वेश्चन कर रहा होता है। तो इस अप्रोच से आपको बचना है, स्पेशली अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में या अपने और भी किसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर। बात आती है कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी अब हम करें कैसे। तो मैं पहले अकाउंटेंसी की बात करता हूं। अकाउंटेंसी के लिए आपका टर्म 1 जो नवंबर में होगा, तब तक मैं आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूं, उस हिसाब से ही अपनी प्रैक्टिस को आप डिवाइड करना। टॉप प्रायोरिटी पर रखना आप जो भी 1 नंबर और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रायोरिटी पर रखना केस बेस्ड क्वेश्चंस या 3 मार्कर क्वेश्चंस, और उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी पर रखना 6 मार्क्स या 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को इग्नोर कर दें, हाथ से करने वाली प्रैक्टिस को छोड़कर सिर्फ ऐसी ओरल ऊपर से करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, फिलहाल आपको अगले 4 महीने तक ज्यादा प्रायोरिटीज देनी है अपने 1 मार्कर, 3 मार्कर, केस बेस्ड और एमसीक्यू पर। ये आपको मिलेंगे कहां? अगर आप कोई भी किताब फॉलो करते हैं अकाउंटेंसी की, तो हर चैप्टर के पीछे बहुत सारे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या किताब के पीछे अलग से दे रखे होते हैं। इसके अलावा भी सप्लीमेंट्री मटेरियल हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट पर भी, तो आप वहां पर जाकर भी एमसीक्यू क्वेश्चंस या प्रैक्टिस के कुछ और मटेरियल को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो उनको तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि उनको पूरा मटेरियल मिलेगा, सप्लीमेंट्री भी और एडिशनल प्रैक्टिस भी वर्कशीट्स के फॉर्म में, जिसमें वो सारे एमसीक्यू, सारे केस बेस्ड, सारे रीजन असर्शन या हर तरह के क्वेश्चंस का उनको एक्सपोजर मिल जाएगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप अपनी अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगले 4 महीने जो मैंने आपको प्रायोरिटीज बताई, उस ऑर्डर में अब हर चैप्टर की तैयारी करते रहें। उसके बाद जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सीबीएसई ने सिलेबस क्या रखा है टर्म 1 का, और सीबीएसई अपने सैंपल क्वेश्चंस जब लॉन्च कर देगा, तो उसके कुछ ही दिनों के अंदर हम भी अपना कंटेंट तैयार कर लेंगे। उन्हीं सैंपल क्वेश्चंस को बेस बनाकर हमारा भी एक प्रैक्टिस मटेरियल तैयार हो जाएगा, तो आप उसको भी रेफर कर पाएंगे। और सीबीएसई के हम सैंपल क्वेश्चंस का इसीलिए भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार वो लॉन्च हो जाए तो उस वीडियो में फिर हम आपके साथ दोबारा से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पर तब तक आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। हर चैप्टर के एमसीक्यू और 1 मार्कर क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करें और 6 और 8 मार्कर क्वेश्चंस पर थोड़ा सा कम फोकस करें अब, लेकिन करना आपको पूरा ही है। चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ना है और चैप्टर में रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझ के करना है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन सुनने में जितना आसान लगता है कि नंबर आ जाएंगे, हो सकता है वो उतने ही मुश्किल हो। आपको जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो 4 नंबर कट भी सकते हैं। एंड बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स तो जैसा आप जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इको 2 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमको मोर ऑफ समझना होता है, जबकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमको मोर ऑफ रटना होता है। अब क्योंकि एग्जाम का पैटर्न होगा पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड टर्म 1 का, तो उसमें हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजन असर्शन क्वेश्चंस, वो सारे ही क्वेश्चनों का मिक्सचर होगा। तो उसकी तैयारी का भी सेम सिंपल तरीका है। आप अपनी पढ़ाई जो करेंगे वो पूरी एग्जॉस्टिव करेंगे, खासकर इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि अब तो किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में से एक फिल इन द ब्लैंक बनाया जा सकता है, या किसी भी कहानी को डेकोरेट करके केस बेस्ड बनाया जा सकता है। तो अब आपको इकोनॉमिक्स में तो जितना ज्यादा समझ के पढ़ना है उतना बहुत जरूरी है, और इंडियन इकोनॉमी में तो आप कुछ भी चीज छोड़ने का रिस्क मत लेना। हर चीज को बिल्कुल अच्छे से समझना कि ये हुआ क्या था, कैसे था, क्यों था, सारे पॉइंट, सारी बातें। और रहा सवाल मैक्रो का,
मैक्रो के अंदर आपको नेशनल इनकम की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड है और उसमें एमसीक्यू भी पूछ सकता है, बड़ा चैप्टर है। इसी तरह डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर वो बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। बाकी 3 चैप्टर छोटे थ्योरेटिकल हैं, उनको आप खाली समझ के भी काम चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स में आपको अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहनी है, चीजों को समझ समझ के करते रहना है। अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो अपने बुक से पढ़कर अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहो। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए भी हमारा सप्लीमेंट्री मटेरियल आपकी मदद के लिए, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, हमारी वेबसाइट पर जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। और एक बार सीबीएसई अपने सैंपल क्वेश्चंस लॉन्च कर देगी तो फिर हम उस पैटर्न को ध्यान में रखकर आपके लिए एडिशनल प्रैक्टिस जरूर करने का मटेरियल बना देंगे। तो आज की इस वीडियो का अंत करते हैं एंड आई होप कि आपको सारी वीडियो की डिटेलिंग अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि आपको सर्कुलर समझा पाऊं, आपको आगे की अप्रोच दे पाऊं और सारी चीजें जो भी यहां पर लिखी हुई थी वो आपको क्लियर कर दूं। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अपनी राय रखनी हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपके क्या विचार हैं टर्म 1 टर्म 2 को लेकर, या किन बातों को लेकर आप चिंतित या परेशान हो। तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी आपके कमेंट्स होंगे, मैं जरूर पढ़ूंगा और उससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा जो शायद अभी आपके मन में हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।